प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र उपन्यास जूठन, उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। आज हम इसका भाग 13वां पढ़ने जा रहे हैं। 12 भाग पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि आयुक्तालय के आदेश के अनुसार आपकी उपस्थिति भी इसी के आधार पर होगी। ये ऑनलाइन क्लासेस आपके हित के लिए है। आपका सिलेबस इसी के आधार पे पूरा होने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप जो बना रखे हैं हमने, उसमें आप लिंक भेजते हैं, आप इसको देखिए, पढ़िए। जो होम असाइनमेंट दिया जा रहा है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न और व्याख्याएं दी जा रही है, उनका करना भी अनिवार्य है। और आप इसे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। कोई आपकी जिज्ञासा है, आपका कोई प्रश्न है, आपको कोई बात समझनी है, तो वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डालिए। अब हम अपना पिछली कक्षा में जो पढ़ चुके थे, तात्विक विवेचन, औपन्यासिक विवेचन, उसके आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि मैं बस अड्डे के बुकिंग दफ्तर की ओर चल दिया। एक कमरे में झांक कर देखा, मास्टर वेदपाल बैठा हिसाब लिख रहा था। त्यागी इंटर कॉलेज में यह मास्टर रह चुका था। मैंने साहस बटोरते हुए कहा, माँ साहब, भिक्खूराम तो चला गया। मैं भी उसी के साथ था। मुझे रुकने का इशारा करके वे अपने हिसाब में लगे रहे। मैं वहीं दरवाजे के पास खड़ा उनका इंतज़ार करता रहा। काफ़ी देर बाद वे बाहर आए। चलो, सुबह की पहली बस में बैठा देंगे। मैंने डरते डरते कहा, माँ साहब, मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं। उन्होंने साथ चलने का इशारा किया। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। खुद को बेहद कमज़ोर और डरा हुआ मान रहा था। वे एक चाय की दुकान में ले गए थे मुझे। एक चाय और बंद मेरे लिए मंगाया था। खुद वे दूध पी रहे थे। उस वक्त चाय और बंद मेरे लिए किसी पकवान से कम नहीं थी। भूख लगी थी, लेकिन डर और शहर में अकेले रह जाने की पीड़ा के आगे भूख कमज़ोर पड़ गई थी। छोटे से कमरे में 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई थी। खूंटियों पर 1-2 कपड़े टंगे थे और कोई सामान वहाँ नहीं था। जाओ, उस चारपाई पर लेट जाओ। सुबह 6 बजे की बस में बैठा दूंगा। 6:30 बजे तक घर पहुँच जाओगे, उसने मुझे आश्वस्त कर दिया था। शायद मेरी घबराहट वह भाप गया था। देखिए, उनके चेहरे पर जो भाव आते हैं वो इन संवाद से भी ज़्यादा है। इन शब्दों में जो अभिव्यक्ति है, उससे कहीं ज़्यादा अभिव्यक्ति लेखक ने जो ना कहा है उसमें है। इनकी सपाट बयानी, इनकी गहरी बयानी से जुड़ी हुई है। नंगी चारपाई की रस्सी चुभने का एहसास भी उस वक्त मुझे नहीं था। मास्टर वेदपाल कपड़े बदलकर दूसरी चारपाई पर लेट गया था। अभी 10-15 मिनट भी नहीं हुए थे, किसी ने आवाज़ लगाई। वेदपाल मास्टर ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक व्यक्ति और स्त्री खड़े थे। वेदपाल ने उन्हें अंदर बुला लिया। स्त्री अंदर आ गई थी। उन्हें देखकर मैं भी उठकर बैठ गया था। स्त्री चुपचाप एक और खड़ी थी। वेदपाल और वह व्यक्ति बाहर बरामदे में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। कुछ देर बाद वेदपाल ने अपनी चारपाई उठाई और बाहर बरामदे में डाल दी। मुझे भी बाहर आने के लिए कहा। रात भर की तो बात है, फर्श पर लेट जाओ। ये लोग अचानक आ गए हैं। मैं बाहर बरामदे में लेट गया था, नंगे फर्श पर। नींद तो कोसों दूर थी, ऊपर से मच्छर बहुत थे। वेदपाल चारपाई पर लेट गया था। वे दोनों अंदर थे। थोड़ी देर बाद ही भीतर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। चारपाई के चरमराने की आवाज़ अलग से आ रही थी। मैं उन आवाज़ों को समझने की कोशिश करने लगा। अजीब सा माहौल बन गया था। कुछ अंश हम छोड़ देते हैं, आप पढ़िए। आवाज़ें थम गई। वेदपाल बाहर आ गया। दोनों मजाक कर रहे थे। उस व्यक्ति ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, ये कौन है? इसे भी भेज दे यार, यो भी चख लेगा स्वाद। वे दोनों खिलखिलाकर हंसे थे। मैंने और सांस खींच ली थी। पूरी रात इसी प्रकार बीत गई। कभी वेदपाल अंदर तो कभी उसका दोस्त। औरत पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त मैं अंदाज भी नहीं लगा सकता था। कमरे में क्या चल रहा है, यह देख पाना, समझ पाना लेखक के लिए मुश्किल हो रहा था। आज भी जब वे उस स्त्री के बारे में सोचते हैं तो जी मिचलाने लगता है। किस मजबूरी में आई होगी। 2 पुरुषों को समर्पित हो जाना किसी एक स्त्री का आज भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। सुबह 5 बजे मास्टर वेदपाल मुझे बस अड्डे पर ले आया था। पहली बस में बिठा दिया था। घर पहुंचते ही पिताजी का कोप सहना पड़ा था। भिक्खूराम ने रात ही में पूरी कहानी उन्हें सुना दी थी। वेदपाल के कमरे पर बिताई रात ने मुझे काफ़ी परेशान किया। ब्रजपाल सिंह त्यागी की नई नवेली साइकिल की जो हालत हो गई थी, उसका डर अलग से मन में समाया हुआ था। मैंने भिक्खूराम से कहा था कि मेरा नाम ब्रजपाल सिंह को ना बताए, वरना वह कक्षा में ही मेरी पिटाई कर देगा। त्यागी इंटर कॉलेज बरला में
मास्टर लड़कों को लात घूंसों से पीटते थे। ये लात घूंसे एक अध्यापक नहीं बल्कि किसी बदमाश गुंडे के होते थे। भला गुरुजन अपने शिष्यों को इस निर्दयता से पीट सकते हैं? ये रेखांकित करिए पूरा पैराग्राफ, और ये गद्यांश व्याख्या के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे समझिए। कुछ अंश हम छोड़ देते हैं। विज्ञान के साथ साथ ब्रजपाल सिंह हमें गणित भी पढ़ाने लगा था। वार्षिक परीक्षा से पहले उसने कक्षा में कहा था, किसी भी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो वह पूछ सकता है, कोई शंका हो तो बिना हिचक पूछ सकता है, घर में आ सकता है। मैं चाहता हूँ मेरी कक्षा का हर विद्यार्थी अच्छे अंक लाए। मैंने एक दिन स्टाफ रूम में जाकर उनके सामने अपनी समस्या रखी। उस वक्त उन्होंने मुझे टाल दिया। अगले दिन रविवार को घर आने को कहा। रविवार की सुबह में किताब कॉपी लेकर उनके घर गया। वे 2 मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल पर रहते थे। मकान उनके जीजा का था जो नीचे की मंजिल में थे। जब मैं वहां पहुंचा, वे रसोई में अपनी बीवी के साथ कुछ बना रहे थे। मुझे देखते ही बोले, अपनी किताबें सामने मुंडेर पर रख दो, इस कनस्तर में गेहूं है, ज़रा इन्हें पिसा कर ले आओ, तब तक मैं खाली हो जाऊंगा। चक्की काफ़ी दूर थी, कनस्तर भारी था, चक्की तक ले जाना मुश्किल पड़ रहा था, फिर भी पिसा कर ले आया। जब वापस लौटा तो वे कहीं बाहर जा चुके थे। मैंने उनकी पत्नी से पूछा तो बोले, पता नहीं किन्हे को निकल गए, बता के नहीं गए। कुछ अंश फिर छोड़ देते हैं। सुखन सिंह के साथ बैठकर उन सवालों के हल निकाले थे। उसके बाद अपने मन को पक्का कर लिया था कि अब ऐसे अध्यापकों के पीछे चक्कर नहीं काटने हैं। उनकी बड़ी बड़ी बातें मात्र दिखावा थी। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया है लेखक ने, जो ऊपर के अंश में कहा। घर बुला करके उनसे बेगार करवाना लेखक को बिल्कुल भी कतई भी रास नहीं आया। अपने निजी कार्य करा लेने में उन्हें संकोच नहीं था, लेकिन जब हमें मदद की ज़रूरत होती थी तो कन्नी काट जाते थे या कोई काम निकल आता था, किसी न किसी रूप में जाति बीच में आ जाती थी। प्रायोगिक परीक्षाओं में अक्सर कम अंक मिलते थे, जबकि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक आते थे। ये भी एक बड़ा दुर्भावना थी कि उनके प्रायोगिक परीक्षाओं में अंक कम दिए जाते थे। 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। हिंदी और अंग्रेजी के पर्चे हो चुके थे। अपनी बस्ती से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी मैं अपनी जाति में पहला विद्यार्थी था जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। सबकी निगाह मुझ पर टिकी थी। स्वयं ही जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। चूहड़ समाज में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने वाले लेखक थे, और जब किसी भी चेतना की ओर, किसी भी प्रगति की ओर, किसी भी नई राह की ओर, किसी भी नई मंजिल और रोशनी की तरफ जब कदम बढ़ाए जाते हैं तो पगडंडियाँ बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत कंकरीली पथरीली राह होती है, जिसको संघर्ष से गुजर कर लेखक वहाँ तक पहुँचता है। वो सारी वेदना उनकी उपलब्धि से कहीं ज़्यादा है। गणित के परिचय से पहले एक दिन मिल गया था तैयारी के लिए। सुबह 8 साढ़े 8 का समय रहा होगा। बस्ती में शांति थी। बूढ़ों और बच्चों को छोड़कर सभी अपने अपने काम धंधों पर जा चुके थे। अपने घर में मैं अकेला था। फौज सिंह त्यागी, जिसे गांव में सभी फौजा कहते थे, कंधे पर लंबा सा लठ धरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, अबे चूहड़े, ये क्या कर रहा है? बोर्ड की परीक्षाएं हैं, कल गणित का पर्चा है। मैंने धीमे स्वर में कहा, रात को पढ़ लियो, अब मेरे साथ चल, ईख बोना है। फौजा ने आदेश दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है, लेकिन वह नहीं माना। ज़बरदस्ती बाँह पकड़कर खींचते हुए खेत पर ले गया। डरा धमका कर काम पर लगा दिया। गालियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा। मेरे भीतर आग भर गई थी उस रोज़। त्यागियों के ये जुल्म मेरी स्मृति में बहुत गहरे तक भरे हुए हैं, जिनकी तपिश में मैं अनेक बार झुलसा हूँ। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि त्यागियों के जुल्म बहुत गहरे तक भरे हुए हैं और जिनकी तपिश में अनेक बार लेखक झुलस चुका है। बड़ी गहरी संवेदना है और बहुत सुंदर कलात्मक अभिव्यक्ति है, और भाषा शैली बिल्कुल मनोभावों के अनुकूल है, जो इस उपन्यास की कथा को निरंतर एक प्रवाह देती है और हमारे को इस कथा से जोड़े रखती है। पूरी दोपहर ईख बोता रहा। कल उनका गणित का पर्चा है और आज वे ईख बोते रहे। मेरे ही जैसे 8-10 लोग थे जिन्हें बेगार के लिए पकड़ कर लाया गया था। फौजा की माँ दोपहर का खाना लेकर आई थी। खेत में शीशम का एक पेड़ था,
उसके नीचे वह खाना लेकर बैठ गई। उनके परिवार के कई लोग थे जो पेड़ की छाँव में बैठे थे। सभी को खाना खाने के लिए बुलाया गया। बेगार करने वाले धूप में ही बैठ गए थे। पेड़ की छाँव उनके लिए बची ही नहीं थी। उन्हें 2-2 रोटी और अचार का एक-एक टुकड़ा ऐसे दिया जा रहा था जैसे कोई भिखारी को भी नहीं देता। मैं दूर खड़ा यह सब देख रहा था। मैंने रोटी लेने से इनकार कर दिया। फौजा चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। मेरे भीतर विरोध जन्म ले चुका था। अबे चूहेड़े के आजा, 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, सोहरे का दिमाग चढ़ गया है। अबे औकात मत भूल। फौजा का एक एक शब्द मेरे जिस्म में एक साथ हजार दंश भर रहा था। शब्दों की मार बड़ी पैनी होती है। शब्दों के जख्म, शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं। उनकी स्मृतियाँ वर्षों बरस तक व्यक्ति को बेधती है और व्यक्ति के मन की वेदना को और गहरा करती है। आखिर फौजा की माँ ने मुझे आवाज़ दी, खजूरी वाली के आजा, रोटी खा ले। मेरी माँ को सब खजूरी वाली ही कहकर पुकारते थे। शायद असली नाम तो वह भी भूल चुकी थी। सहारनपुर में ज़िले में हिंडन नदी के किनारे खजूरी नाम का एक गांव है जो मेरी ननिहाल है। उनके आवाज़ देने से मैं उनके पास आ गया था। उन्होंने रोटियां मेरे हाथ पर बहुत ऊपर से छोड़ी थी, कहीं उनका हाथ मेरे हाथ को छू न जाए। यह तरीका मेरे लिए अपमानजनक था। मैंने ये रोटियां उनके सामने फेंक दी और घर की ओर दौड़ पड़ा। फौजा मुझे मारने दौड़ा था लेकिन पकड़ नहीं पाया था। घर लौटकर पिताजी को बताया तो वे आग बबूला हो गए थे। वे मुझे कोई भी काम करने नहीं देते थे, बस पढ़ाई करो कहते थे। पढ़ लिख कर अपनी जाति सुधारो। ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा उद्देश्य है लेखक का। पढ़ लिख कर अपनी जाति सुधारो। उन्हें पता नहीं था पढ़ लिख कर जातियाँ नहीं सुधरती, वे सुधरती हैं जन्म से। बहुत बड़ी कटाक्ष है, बहुत बड़ा व्यंग है जो लेखक के मन में अब क्रोध के रूप में उफन रहा है। पिताजी लाठी उठाकर फौजा से लड़ने चल दिए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका था। पूरी बस्ती में इस घटना का असर हुआ था। लोगों ने बेगार करने से मना करना शुरू कर दिया था। एक बदलाव की सुगबगाहट शुरू हो गई थी। यहाँ से परिवर्तन का क्रम जारी होता है। अब कथा का एक दृश्य समाप्त हो गया। बेगार, अपमान, यातना खत्म हो जाती है। उनका वैचारिक विमर्श आंदोलन, विरोध और क्रोध में तब्दील होता है और अब उन्होंने उसकी क्रियान्विति कर दी है। और जैसे जैसे ये बेगार करने को मना करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, रोजगार प्राप्ति का प्रयास करते हैं और अपने मन को सम्मानजनक स्थिति में जीने के लिए एक प्रतिष्ठा और प्रतिबद्धता की भावना के साथ में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उपन्यास का उद्देश्य बिल्कुल सामने आ जाता है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको महत्वपूर्ण सूचना के रूप में कहना चाहती हूँ कि ये आपकी हित में ऑनलाइन क्लासेस है। पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। नवम प्रश्न पत्र के अलावा और भी हमारे सारे साथी विभाग के सदस्य आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको होमवर्क दे रहे हैं, महत्वपूर्ण कंटेंट्स दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। आप प्लीज़ बच्चों उनको देखिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी उनसे कहिए कि आप लोग इससे लगातार जुड़े रहें ताकि आपका पाठ्यक्रम आपके साथ में पूरा किया जा सके।